वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर सब हम देखेंगे एक एक अनसॉर्ट पेपर से, जो भी आपके अनसॉर्ट में आता है अनसॉर्ट पेपर से देखेंगे। देखिए कोई संबंध सत्यापित करने के लिए आता है, मोलरता नॉर्मलता में समय की निर्णय समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए हिमाकरण में देखिए हिमाकरण मोल की विलय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और देखिए किस टाइप से आते हैं यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए आया था यहाँ पर, हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे। सब हम करवा चुके हैं। आंसर अगर नहीं किया 2022, देखिए 2020 का भी कराया हमने, अभी कल लेना वक्त है आपके पास। 2020-22 अगर नंबर बेटर लाने हैं, 20-22 वैसे भी आपको हमने आंसर से क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। 20-22-23 की करवा चुके हैं, आंसर से क्वेश्चन ले रहे हैं। इनको तैयार कर लेना तब भी आपका काम बन जाएगा। देखिए संबंध सत्यापित करने के मान लीजिए 2020 का पेपर हम उठा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 2020 का पेपर हम ले रहे हैं यहाँ पर, 2020 का यहाँ पर 20 का। देखिए ये भी दिखा रहे हैं आपको। संबंध सत्यापित करने के लिए बहुत से आते हैं। देखिए या तो निम्नलिखित पदों के भी संबंध सत्यापित, नारलता मोलरता के बीच आया था क्वेश्चन। आता है इस टाइप से क्वेश्चन, आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब इस टाइप से हमने क्वेश्चन निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। आईपीएससी नाम आते हैं, सब ले लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर। आते हैं कि नहीं आईपीएससी नाम आते हैं। और देखिए और क्या आता है यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ समीकरण लिखिए, निर्णय समीकरण लिखिए, ठीक है। देखिए टिंडल प्रभाव सब हमने ले लिया यहाँ पर। संप्रासी विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। सब इस टाइप से क्वेश्चन सब आपको करवा देंगे यार, ठीक है। जब तक आपके 7 तारीख से पीछे सब करवा देंगे, पूरे आंसर समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट ढूंढ कर यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो देखते रहिए यहाँ पर, ठीक है। सब करवा देंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इसको टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। देखिए सब बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। परासरण में विसरण दाब से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर का पूछेगा, ओनली परासरण दाब पूछेगा। दोनों पूछेगा तो क्या पूछेगा यहाँ पर, 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री में क्या आता है, देखिए 2 नंबर का आता क्वेश्चन, 4 नंबर का आता। देख लीजिए आप, सबूत देख लीजिए प्रूफ के साथ। देखिए 2 नंबर का पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पर, फिर कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, फिर कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, फिर कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। 1 2 3 4 5 आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। ये सब आंसर हम सोल्यूशन करवा चुके हैं, ठीक है। नहीं क्या है तो सब हम सब करा आंसर से ही क्वेश्चन करा, इनको तैयार करते रहिए। ये सभी नेक्स्ट पिछले वाली वीडियो में सब क्वेश्चन करा चुके हैं यहाँ पर, सब करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सब क्वेश्चन हमने सोल्व कराए हैं आंसर में, नहीं किया तो कर लेना जाकर, ठीक है। देखिए परासरण में परासरण दाब से क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास परासरण में परासरण दाब, देखिए परासरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें क्या, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, ठीक है, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं, क्या जाते हैं, तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती। देखिए समझिए क्या होता है, वह प्रक्रिया यहाँ पर लिखेंगे जिसमें जो विलायक के अणु होंगे यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होगी उसके माध्यम से क्या जाते हैं, उसके माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, यानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च यानी अधिक से कम की ओर जाएंगे, उच्च सांद्रता वाले कम क्षेत्र की ओर तब तक जाते रहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर क्या हो जाती है, पदार्थ की मात्रा क्या समान नहीं रह जाती है, समान नहीं हो जाती, तब तक ये जाते रहते हैं। उच्च कहाँ से जाते हैं, ठीक है। देखिए उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इनकी वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। परासरण हो गया, परासरण दाब देखिए, परासरण दाब वह तरल दाब जो किसी विलयन से विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से हम क्या समझते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के आए हुए पेपर में है यहाँ पर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग से हम क्या समझते हैं, देखिए क्या होता है, इकाई समय में एकांक लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद में रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में क्या होती है, एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, इसलिए अभिक्रिया का बोला है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग का आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, फिजिक्स में पढ़ा होगा यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रिया का वेग यहाँ पर मुझे तो रासायनिक अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, ये लिखा। इकाई समय अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक उत्पाद में तो होगी, अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए राउल्ट के नियम को समझिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वास्तव का अपेक्षिक वन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, किसी विलयन का वास्तव का अपेक्षिक वन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यहाँ पर नोट कर लिए, थ्योरी तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास, दूसरा होगा यहाँ पर। वैसे 3-4 क्वेश्चन होंगे लेकिन यहाँ, ठीक है, कर लीजिए यहाँ पर, तो एक ही में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन आप काउंट करें। नंबर 3 पर आपके लिए आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्न के आईपीएससी नाम के 4 नंबर के पूछा जाएगा। कितने नंबर के पूछा जाएगा, 4 नंबर। देखिए NiCO का होल 4 दिया है, क्या है, NiCO का होल 4 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट छोटा होता है, ध्यान रखना, गलती मत करना। अब देखिए पहले यहाँ पर सिंपल धातु होती है तो सिंपल धातु को लिखते हैं, सिंपल धातु है नहीं तो क्या करेंगे भाई, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड कितने यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। एक क्या होता है, सिंपल धातु, यहाँ पर सिंपल धातु का लिखते हैं, फिर उसके बाद लिगेंड लिखते हैं, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु प्रमाण लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल धातु नहीं, यहाँ पर होती है सिंपल धातु नहीं है, तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा, ठीक है,
टेट्रा। फिर यहाँ पर CO को बोलते हैं क्या मालूम है? अच्छा वैसे इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? इसको CO की यहाँ पर लिखते हैं कार्बोनिल। क्या लिखते हैं? कार्बोनिल। ध्यान रखना यहाँ पर इसका नाम वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे इसको कार्बोनिल। क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। लिख दीजिए कार्बोनिल। कार्बोनिल कार्बोनिल क्या होगा यहाँ पर? इसका नाम कार्बोनिल होगा, राइट। कार्बोनिल लिख दिया, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या है यहाँ पर? निकिल लिखेंगे यहाँ पर, निकिल। अब यहाँ पर फिर क्या उसका बाद क्या आता है? नंबर आपका पास क्या आता है? यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इसकी निकालेंगे ऑक्सीजन, इसका x मान लेंगे। अब CO की 0 होती है तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 0 आ जाएगा, बस हो गया काम, 1 नंबर मिल जाएगा हमको। इस टाइप से करेंगे। फिर देखिए K3CO यानी कोबाल्ट दिया, C2O4 का होल थ्राई दिया। यहाँ पर क्या दिया? होल थ्राई दिया। वेरी सिंपल है। यहाँ पर देखिए सिंपल धातु है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंपल धातु। किसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, पोटेशियम लिखे। ट्राई मत लिखना, यहाँ पर ट्राई उराई नहीं लिखा, चारों तीनों दो नहीं, वो नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओनली पोटेशियम। अगर दिया क्रोमियम, ओनली क्रोमियम, तो यहाँ पर क्या है? पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, फिर किसके बाद आता है? लिगेंड आता है। लिगेंड कितने हैं? 3 हैं। 3 को क्या लिखते हैं? 3 को क्या लिखते हैं बताइए? यहाँ पर 3 यहाँ पर है, लिगेंड कितने हैं? 3 है। तो क्या लिखेंगे? ट्राई लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर? ट्राई लिख दें, ट्राई लिख दीजिए। ट्राई यहाँ पर पोटेशियम ट्राई, ट्राई। फिर इसको C2O4 को क्या लिखते हैं? ऑक्जिलेटो। ध्यान रखना, ऑक्जिलेटो। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है? CO कोबाल्ट है। जब यहाँ पर लिखा हो, क्या लिखा हो यहाँ पर? सिंपल धातु लिखी हो तो इसमें 8 लगाते हैं। अगर सिंपल धातु नहीं लगी है तो इसमें 8 नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना, लिख लेना, छोटी बात। यहाँ पर सिंपल धातु लगी तो इसमें 8 लगाते हैं, जब सिंपल धातु नहीं हो तो इसमें 8 नहीं लगाते हैं। यहाँ पर है तो किसी क्या लगाते हैं? यहाँ पर CO में जो कोबाल्ट इसको लिखते हैं, लेकिन लास्ट में 8 लगाते हैं। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेड। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। हो गया कोबाल्टेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम कितनी होती है? 1 होती है। 1 3 3 हो जाए 3। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हमें बताइए, देख लेना वीडियो। फिर इसकी मान निकालनी है, x हो जाएगा प्लस का। अब C2O4 का आपको मालूम है, C2O4 का क्या होता है? माइनस के 2 होता है, 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 में से 3 कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा? x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। रोमन गिनती में लिखेंगे। यहाँ पर किसमें लिखेंगे? रोमन गिनती में लिखेंगे। वैसे भी आप टिक लगा दें, ज़्यादातर यहाँ पर 3 लिखी हो तो 3 ही आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए Cr यानी 3 का होल थ्राई Cl3 लिखना है। इसका बताइए किस टाइप से लिखेंगे? यहाँ पर इसका किस टाइप से लिखेंगे? बहुत सिंपल, इसका भी लिखना है। क्या है? बहुत सिंपल, इसका भी लिखना है। देखिए यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। यानी अल्फाबेट में ABCD में A पहले आता है, C पहले आता है, A पहले आता है। तो ये क्या है? 3 यहाँ पर क्या है? ट्राई एमीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्राई एमीन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्राई एमीन लिखते हैं, ट्राई एमीन लिख दिया, ट्राई एमीन। फिर क्या आता है हमारे पास? फिर क्या आता है यहाँ पर? फिर आता है क्लोरो। तो यहाँ पर क्लोरो कितने हैं? ट्राई। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ट्राई क्लोरो हो जाएगा यहाँ पर। क्या लिखते हैं? ट्राई क्लोरो। क्लोराइडो भी लिख देते हैं, कोई किताबों में, चाहे क्लोरो लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, क्लोरो भी चल जाता है, क्लोराइडो भी चल जाता, क्लोरो भी चल जाता, ध्यान रखना। तो क्या लिखते हैं? ट्राई क्लोरो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ट्राई क्लोरो। ठीक है, ट्राइक्लोरो लिख दिया, ट्राइक्लोरो। अब देखिए यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं है, अगर होती तो इसमें 8 लगा देते, नहीं है तो 8 नहीं लगाए। तो ये ओनली क्या लिख देंगे? सिर्फ क्या लिख देंगे? क्रोमियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम लिख दिया, क्रोमियम। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसको मानेंगे x प्लस अमोनिया क्या होती है? 0, उदासीन होता है, 0 हो जाएगा। Cl3 हेलोजन ग्रुप क्या होती है? -1 होती है, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर 100 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3, वही आएगा 3 यहाँ पर, देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ठीक है। क्या आएगी भाई? यहाँ पर क्रोमियम की 3 होती है, 3 आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पर? 3 आएगी यहाँ पर। इसके लिए छोड़ी यहाँ पर, अब इसके लिए लिखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है? पोटेशियम। भाई यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, इसका नाम क्या सही है यहाँ पर? देखिए ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम। ठीक है, अब इसका नाम लिखिए यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम। भाई पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम यहाँ पर क्या है? ट्राई यहाँ पर पोटेशियम ट्राई। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, पोटेशियम की 1 होती है, प्लस का x मानेगा, लेकिन यहाँ 1 3 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर x मानेगा यहाँ पर। अब इसकी कितनी है? इसकी C2O4 की कितनी? -2 होती है, माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 भाई। 3 आएगी, x माइनस के 3 बराबर 0, उसको उधर भेजेंगे 3 आ जाएगी यहाँ पर। रोमन गिनती में 3 लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन इसको तो लिख दिया पहले, यानी कि 8 लगा देंगे यहाँ पर। फेरेट पहले लिख दीजिए, फेरेट पहले 8 तो लगाना होगा हमें। फेरेट लिख दिया। अब इसमें 3 ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। 1 2
3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा इधर लिख देते हैं, यहाँ पर उधर दिख रहे हैं इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर फेरेट, फेरेट। अब 3 अक्षीकरण संख्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, 3 निकाल कर दिखाते हैं। इसके आगे लिखना है जस्ट आपको, ठीक है, सही से लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हो गए 4 IPSC नाम आएंगे, 4 नंबर के आएंगे यहाँ पर, इसी टाइप से इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। आप देख लेना अनसार्ट पेपर में देख लीजिए भाई साहब, कोई सेट उठा लीजिए, इसी टाइप से आपको मिलेंगे यहाँ पर IPSC नाम 4 नंबर के। कितने नंबर के मिलेंगे? 4 नंबर के IPSC नाम आपको इसी टाइप से मिलेंगे, कोई आंसर ले लेना यहाँ पर, ठीक है। 4 नंबर के IPSC नाम आते ही आते हैं यहाँ पर, ठीक है, आते ही आते हैं। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर, ठीक है, आते जरूर है यहाँ पर, कोई सेट ले लीजिए यहाँ पर, आपको 4 नंबर के IPSC नाम देखिए स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसी टाइप से मिलेंगे यहाँ पर। आगे देखिए 4 नंबर के देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर हर सेट में आपको मिलेंगे यहाँ पर, भले 1 2 बाई चांस तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अगर आपको IPSC नाम बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप देखिए अगर आपने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, आराम से आ जाएंगे यहाँ पर, अगर आपने इनको तैयार कर लिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए इनके हेल्थ का IPSC नाम जरूर जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनको तैयार करते रहना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल देखिए, ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में उन्होंने क्या हमने करा दिया, 2023 वाला देखना कल ही कराया था, वहाँ पर उन्होंने 2 लिख दिया था यहाँ पर। और कभी कभी 2 लिख के नहीं आता, हमने दूसरी तरीके से क्वेश्चन ले लिया आपकी, यहाँ पर बाई चांस 2 ना लिख के आया यहाँ पर, तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना होता है। 2023 में 2 लिख के आ गया था, ठीक है। रेक्टेंगल से प्रोडक्ट बनना, क्रिया के लिए विकारक के सांता इतनी देखिए 20 मिनट में होकर इतने हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए यहाँ पर, क्या कहती है? औसत वेग की गणना कीजिए, बड़ी सिंपल है। तो औसत वेग आपको देखिए फॉर्मूला, वेग औसत वेग बात है कि देखिए औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर सांता में परिवर्तन बटे क्या हो जाता है? समय अंतराल, सांता में परिवर्तन बटे समय अंतराल यहाँ पर लिख देंगे, चाहे सांता में परिवर्तन, चाहे हिंदी में लिख दीजिए यहाँ पर डेल्टा ओवर एडार्टी, उसमें में लिख दें यहाँ पर एडार्टी लिखे डी ओवर, यानी यहाँ पर डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी लिख दीजिए, चाहे आप क्या लिख देंगे? डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा चाहे डेल्टा डी, क्या संता डी से चाहे रिप्रेजेंट कर डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी लिख दीजिए यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़िए, यहाँ पर संता में परिवर्तन आप इस टाइप से लिखिए, डेल्टा इसको इस टाइप से लिख देंगे डेल्टा टी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, संता में परिवर्तन समय अंतराल होता है, लेकिन इस टाइप से नहीं लिखना चाहते, इस टाइप से लिख लेना यहाँ पर औसत वेग, इस टाइप से औसत वेग, ठीक है, औसत वेग यहाँ पर, ठीक है, औसत वेग, चाहे इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई रटने की बात नहीं। इसको लिखते हैं सांता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, चाहे इस टाइप से लिख लीजिए सांद्रता में डी लिखा हो डेल्टा डी, सांता में परिवर्तन, ठीक है, बटे क्या होता है? समय अंतराल होता है, समय अंतराल, ठीक है। अब देखिए औसत वेग कितना? सांद्रता में परिवर्तन देखिए कि अब कार्य सांता 0.06 m से 20 मिनट में इतनी हो जाती है, यानी कि इससे पहले इतनी रहती है सांता, इतनी रह जाती है यहाँ पर, इससे घटकर इसके 20 मिनट में थोड़ी कम हो जाती है, घटकर इतनी हो जाती है, मतलब घट जाती है, कितनी हो जाती है? 0.02 हो जाती है। कितने समय में हो जाती है? समय अंतराल कितना दिया? 20 मिनट में, 20 मिनट में लिख दिया यहाँ पर, चेंज मत कर लेना, घंटा में बदल दें, गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन जो दिया है उसको आपको, जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें मत करना, फिजिकल मत लगा देना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए 0.06 यहाँ पर 0.02, इसको घटाएंगे यहाँ पर, क्या बचेगा? 0.004 बचेगा, 0.04 बचेगा, बट्टे क्या लिखा हुआ? 20 लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट हटे 1 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 1 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, बढ़ जाएंगे 2 से इसको उड़ा दिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर क्या है? इसको 3 जीरो को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर? औसत वेग है, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर औसत वेग लिखिए, यही तो इसका मात्रा, तो क्या मीटर प्रति सेकंड, क्या औसत वेग हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर, 6 देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 200 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, NCERT की किताब से भी 1-2 क्वेश्चन हमने लिए यहाँ पर, ठीक है, न्यूमेरिकल और करवा देंगे NCERT के भी छांट कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 200 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलायक बनाया गया है। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यहाँ पर शर्करा का ज्ञात करना द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान होता है, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान। मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पर? मल्टीप्लाई क्या होता है? 100 होता है यहाँ पर, 100 कर देते हैं यहाँ पर, 100 कर दिया, आपका दिया। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान क्या दिया यहाँ पर? विलेय का द्रव्यमान कितना दिया? 20 दिया, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, ठीक है, 20 ग्राम यहाँ पर दिया, 20 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा? 100 ग्राम विलयन बनाया गया है, विलयन कितना दिया? 100 यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर मान लीजिए 100 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालना है भाई साहब ना, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, कर दिया। अब 100 से 100 उड़ा दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा? 20 बचेगा यहाँ पर,
20% क्या आ जाएगा आपका द्रव्यमान आया। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, कोई पक्का थोड़ी ना मालूम है। 1 नंबर 2023 में भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आया था 1 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का भी आ सकता है, यहाँ पर कोई पता नहीं यहाँ पर, ठीक है, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ए आया था आईपीसी नाम, इसका आईपीसी नाम लिखिए, 2023 में भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब ओ बीच में आ जाए यहाँ पर, ठीक है, इधर उधर यहाँ पर कार्बन की चेन लिखी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपको कार्बन की संख्या देखेंगे, इधर कार्बन की संख्या इधर कितने कम है बताइए, इधर देखिए 1 2 3 है, इधर कितने हैं 1 2 3, तो उधर वाले लिख देंगे, इसमें ऑक्सी लगा देंगे यहाँ पर, ऑक्सी क्या है यहाँ पर कितना है मेथ एथ, कम है जिधर कम होती है उसमें ऑक्सी लगा देते हैं, तो एथॉक्सी हो जाएगा, एथ है तो एथॉक्सी, बचा हुआ क्या है मेथ एथ प्रो, कार्बन कार्बन में क्या होगा बॉन्ड क्या होगा सिंगल होगा, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, आईपीसी नाम हो जाएगा ये 1 नंबर का यहाँ पर। फिर देखिए 0.m, ठीक है, एम यूरिया तथा 0.m मोलरता NaCl विलयन है, किसका प्रसारण अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखिए यूरिया चूंकि अब देखिए अभी समझ लीजिए यूरिया क्या होता है यहाँ पर, देखिए रुक जाइए अभी, देखिए 0.m मोलरता NaCl का प्रसारण दाब 0.m यूरिया से अधिक होता है। क्यों होता है, क्यों कारण क्या है, देखिए क्योंकि प्रसारण दाब एक अणुसंख्यक गुण है यहाँ पर, प्रसारण दाब क्या एक अणुसंख्यक गुण, धन में अणुसंख्यक गुण है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए क्या करता है, एक कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यहाँ पर क्या करता है NaCl यहाँ पर, ठीक है, NaCl आयनों में टूट जाता है, इसीलिए तो इनकी कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। NaCl क्या होता है, देखिए आयनों में टूट जाता है, इसको किस तरह तोड़ सकते हैं, NaCl को तोड़ सकते हैं हम यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस के Cl नेगेटिव। क्या आपने कभी यूरिया को टूटते देखा है, यूरिया को NH2 CONH2, क्या यूरिया को कभी आयनों में टूटते देखा है, नो कभी नहीं टूटते देखा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ठीक है, क्योंकि NaCl आयनों में टूटता जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता, इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है, इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है। जब टूटता नहीं है यहाँ पर 1 2 कण हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें 0 होगा, तो क्या होगा यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, अधिक होगा ही नहीं। ये यहाँ पर 0.m यूरिया का था, m मोलरता यूरिया तथा 0 मोलरता NaCl विलयन में किसका प्रसारण दाब अधिक है, तो किसका होगा प्रसारण दाब NaCl का होगा, ये लिखा हुआ है 0.m NaCl का प्रसारण दाब 0.m यूरिया से अधिक होता है, क्योंकि प्रसारण दाब एक अणुसंख्यक गुण है, क्योंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl आयनों में टूट जाता है जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता है, ठीक है, इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है। बस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे 8वां दोनों पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत एक क्वेश्चन 50 लगभग बनेंगे, लेकिन हमने इस टाइप से नहीं लिया, यहाँ पर 50 लगभग 50 60 पर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कर लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या होती है, डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं धात्विक प्रकृति के होते हैं, तथा ऊष्मा में विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं, ठीक है। नंबर 2 लिख लीजिए, नंबर 2 सेकंड, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये क्या दर्शाते हैं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। नंबर 4 ये उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं, ये क्या होते हैं उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं, यहाँ पर क्या दर्शाते हैं उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा ऊष्मा में विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 2 इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। नंबर 3 ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं अनुचुंबकीय गुण, ये उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देख लेना पिछले साल 2023 में हर साल आता है डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता लिखी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फिनाल के अम्लीय गुण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिनाल का अम्लीय गुण और एक और क्वेश्चन है, फिनाल का अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। 2-3 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, किससे होती है प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है, किससे होती है जिससे फिनेट आयन बनता है। देखिए जलीय विलयन के किससे प्रोटॉन के कारण होती है, यहाँ पर क्या बनता है फिनेट आयन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्या होता है 2 लोन पेयर होती है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए जबकि एल्कोहल में H+ के निकलने से यानी कि हाइड्रोजन H+ निकलने से बने एल्कोक्साइड यानी कि RO नेगेटिव में अनुनाद नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है अनुनाद नहीं हो सकता, इसी कारण वह स्थायी नहीं होता है, इसी कारण क्या होता है वह स्थायी नहीं होता, अतः फिनाल अम्लीय होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, जबकि क्या होता है एल्कोहल उदासीन होता है यहाँ पे, ठीक है। जबकि एल्कोहल में H+ के निकलने से बने एल्कोहल यानी कि एल्कोक्साइड क्या होता है RO से अनुनाद नहीं हो सकता, इसी कारण वह स्थायी नहीं होता है, अतः फिनाल अम्लीय होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, क्या होता है एल्कोहल उदासीन होता है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखें, इनको नोट करते रहना, एक एक पढ़ लीजिए अभी, ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। फिर देखिए ये 2 साल लगातार 22 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए विलयन के प्रसारण दाब और विलय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए, ठीक है, संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या पढ़ा होगा आपको मालूम है, आपने ये पढ़ा होगा बॉयल-वार्नहाफ नियम, मालूम है बॉयल-वार्नहाफ नियम क्या होता है। देखिए स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में परासरण दाब, ठीक है,
विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है यहाँ पर। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है यहाँ पर। क्या होता है, स्थिर ताप पर अगर बॉयल बांठाप नियम लिखने के लिए तो किस टाइप लिखेंगे, स्थिर ताप। ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती, इसी को लेते हैं या पी अपन बी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब आपने एक पढ़ा होगा नियम चार्ल्स बार्नहाउट नियम। क्या पढ़ा होगा, चार्ल्स बार्नहाउट नियम। चार्ल्स बार्नहाउट के नियम क्या होता है, यानी कि स्थिर, यहाँ पर स्थिर सांद्रता हो जाती है। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। समीकरण 2, समीकरण देखिए LHS, समीकरण देखिए इसके LHS बराबर है RHS, LHS हम सेम है यहाँ पर। तो समीकरण 1 2 को मिलाएंगे तो P सेम आ जाएगा यहाँ पर। अब बनापन भी क्या हो जाएगा, लिखेंगे बनापन P, और यहाँ पर बनापन P मल्टीप्लाई किया जाएगा T हो जाएगा, या ले सकते हैं P T अपन भी ले सकते हैं। अब देखिए P बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, यानी कि आदर के समीकरण पढ़ी होगी आपने। P बराबर क्या होती है यहाँ पर, देखिए R क्या है, विलयन निर्देशांक है यहाँ पर। देखिए समझिए, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए जब यहाँ पर एक समानुपाती हटाएंगे तो क्या है, कोष्टेंट है, R ले लिया। R क्या है, विलयन स्थिरांक है यहाँ पर। अब P भी इसकी मल्टीप्लाई, P बराबर क्या हो जाए, RT हो जाए। जब अणुसंख्या संख्या अधिक हो तो यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। अब N बराबर, यानी B को ले, ये क्या होती है, सांद्रता होती है, यानी कि क्या होती है यहाँ पर, B क्या होता है, C के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। C के बराबर होता है कि नहीं, यानी सांद्रता C के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। N अपन V क्या होता है, सांद्रता C होती है, सांद्रता C लिख लिया। अब देखिए ये सांद्रता क्या होती है, W/M होती है, ठीक है, W/M लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए W/P, M को उधर ले जाए, P को उधर ले, ये क्या हमारे पास है, यानी कि क्या मोलर का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान, क्या है, परासरण दाब है यहाँ पर। इसी में तो संबंध सत्यापित करना था। देखिए विलय के परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कर दिया संबंध सत्यापित को। कठिन क्वेश्चन है, इस टाइप से आया था, ठीक है। 3 नंबर का आया क्वेश्चन है, रट लीजिए यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन होगा यहाँ पर। अब देखिए 11 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कोललाउस का नियम। कोललाउस का नियम देखिए क्या होता है, अनंत अनुताप पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है यहाँ पर। क्या होती है, तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, देखिए अनंत अनुताप पर, यहाँ पर क्या है हमारे पास, अनंत अनुताप पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अनंत अनुताप पर तुल्यांकी चालकता है, मोलर चालकता, उसके धनायनों और ऋणायनों की क्या होती है, तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होती है, बराबर होती है यहाँ पर, इक्वल होती है, योग के बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा हुआ, अनंत अनुताप पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन हो गया। अब 12वां देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने से, ठीक है, घोलने से विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ठीक है, इसे क्या करते हैं, किससे, केवी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने से विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए संप्रासरी विलयन क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट संप्रासरी विलयन। देखिए भिन्न पदार्थों वाले 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, ठीक है, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। संप्रासरी विलयन क्या होता है, भिन्न पदार्थों वाले 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। संप्रासरी विलयन पर देखिए संप्रासरी, सम मतलब समान, यहाँ पर जिनके परासरण दाब क्या हो यहाँ पर, समान हो, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 14वां देखेंगे हम। देखिए 14वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। देखिए उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखिए, इसका क्या समझते हैं। देखिए क्या होती है, किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उसे उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर। क्या होती है समन्वय संख्या यहाँ पर, देखिए किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा है, K4 FeCN का होल 6 है यहाँ पर। क्या है, K4 FeCN का होल 6 है यहाँ पर। क्या है, होल 6 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, क्या हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु क्या लिगेंड है यहाँ पर। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर जितने इससे क्या 6 यहाँ पर, इस टाइप से क्या बनाएगा, हमारे पास बंध बनाएगा ये लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु 6 बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से क्या जुड़ेगा, CN जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल धातु से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़िए यहाँ पर। इसमें F जुड़ जाएगा, जो जितने बंध बनते हैं यहाँ पर, क्या बनते हैं, जितने बंध बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही क्या होता है, हमारे पास समन्वय संख्या होती है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है जितने लिगेंड से बंध बनाता है उतने क्या वही क्या करता है, हमारे पास उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 यहाँ पर। एग्जाम्पल लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में बार बार आने वाले, ठीक है। अब देखिए देखेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां हेनरी का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है यहाँ पर। देखिए क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता
विलेयता गैस के दाब के क्या है समानुपाती है, यहाँ पर क्या है समानुपाती है। देखिए इसको हटाएंगे, समानुपाती क्या है KH यानी है क्या है क्वेश्चन टाइम तो हेनरी नेतांक आ जाएगा। इसको कहते हैं हेनरी नेतांक, क्या होती है घुली गैस की मात्रा, पी क्या होता है साम्य पर गैस का दाब होता है, क्या होता है साम्य पर गैस का दाब होता है। लिख लीजिए 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। कुछ है नहीं, स्थिरता पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखिए 16वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एवं फार्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए क्या होता है हमारे पास, देखिए फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर HC डबल बॉन्ड, वैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा HCH है, फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह, एक क्या होता है कार्बोनिल समूह होता है यहाँ पर, ठीक है। समूह की एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी क्या एक संयुक्ता से OH में हाइड्रोक्सी, पर दूसरी संयुक्ता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहते हैं, दूसरी संयुक्ता क्या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या है हमारे पास, इसकी भिन्नता हुआ यहाँ पर। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए HC डबल बॉन्ड, इसका फार्मूला होता है HC डबल OH होता है, इसका होता है SCH होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह, क्या होता है कार्बोनिल समूह होता है यहाँ पर, ठीक है। दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, इसकी दोनों संयुक्ता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, लेकिन बट इसमें नहीं, इसमें एक संयुक्ता से क्या जुड़ा रहता है यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोक्सी से भी दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें दोनों संयुक्ताओं से क्या जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। यही आपको भिन्नता अलग अलग यही भिन्नता यहाँ पर, यही लिख देंगे आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में, ठीक है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, देखिए 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए डी लाओ में पूछा जाएगा 5 नंबर का, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के तत्व, देखिए ऐसे तत्व डी ब्लॉक तत्व क्या है, इसकी विशेषता लिखी यहाँ पर, ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण लिख, कुछ भी आ जाए यही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी को उसमें प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के समान लक्षण, देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे यहाँ पर, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 या NS2, इससे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास N1 NS2 P6 N-1 D1 to 10 होता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देखिए 3D से इसके, देखिए क्या स्कैंडियम का आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा, ठीक है। अगर संकीर्ण तत्व क्या है इसके अगर आ जाए यहाँ पर तो यही लिखना है यहाँ पर, देखिए स्कैंडियम करिए। देखिए 1s2, देखिए एस में क्या आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पर, आ सकते हैं नहीं, और पी में क्या आ सकते हैं 6 आ सकते हैं यहाँ पर, पी में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं यहाँ पर, डी में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, एफ में कितने आते हैं 14 आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मालूम होगा। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन विन्यास की, देखिए 1s2 2s2 2p6 आएगा, 3s2 3p6 3D बन आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3D बन यहाँ पर 4s2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका देखिए जोड़ेंगे 2 1 3 6 6 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11 11 6 11 6 17 2 19 19 2 21 21 हो गया। फिर इसका करेंगे टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 3d2 4s2 हो जाएगा यहाँ पर। सभी देखिए इसके ये सब 2 2 आएंगे यहाँ पर, ठीक है 2 2, लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद होते हैं, अलग से पूछे जाते हैं, क्रोमियम का और 29 का नहीं 24 का 29 का अपवाद होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है एक बाहर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। JNR 4s2 होता है यहाँ पर, इससे पहले 4s2 है, लेकिन यहाँ पर डी में क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए समझिए अभी रुक जाइए। देखिए 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर हो जाएगा, 3s2 3p6 हो जाएगा, 3d 5 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वैसे यहाँ पर 4 लेकिन 3d 4 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 3d 4 एक बढ़ाते हैं 4, लेकिन यहाँ पर 4s2 आएगा, लेकिन अपवाद होता है इससे कम कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर तो एच भाई लिखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 हो जाएगा 4s2 भाई सेम टू सेम। इसमें क्या कर देना है आपको, रुक जाइए यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए यहाँ पर। देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 5 25 25 होगा यहाँ पर, ठीक है 25 है यहाँ पर, सही है 25 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बन कर दिया 2 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है सभी इसके 2 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बीच में क्वेश्चन इस पर आया हुआ देखिए लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 1s2 इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आयरन का कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए इसका कर देंगे कोबाल्ट का यहाँ पर, ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, 3d 7 हो जाएगा, 4s2। अगर नहीं आ रहा तो ये आता होगा आपको, ठीक है हमने बनाई थी वीडियो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है 12th क्लास में पढ़े। फिर देखिए 27 का करेंगे, फिर देखिए किसका करेंगे यहाँ पर 26 27 28 का कर देंगे यहाँ पर 28 1s2 इसमें एक बढ़ाता चलिए यहाँ पर। देखिए 6 की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर था यहाँ पर 7 की जगह पर 8 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक बढ़ता जाएगा 5 की जगह पर, इसमें देखिए क्या हो जाएगा 5 की जगह पर 6 हो जाएगा यहाँ पर, बढ़ाता चलना है बस, सेम टू सेम ही लिखते चलना है। फिर 29 का कहाँ पर ये समझ लीजिए वही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 होगा, इससे कम करते हैं 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। 29 भाई इनकी 29 24 और 29 का ध्यान रखना, एक अपवाद होता है यहाँ पर। फिर वही करेंगे, इसमें क्या बढ़ा देंगे एक इसमें बढ़ा देंगे 4s2 भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना आता होगा ये कानून। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ थोड़ा सा। फिर देखिए परिवर्ती संयुक्ता, यहाँ पर परिवर्ती संयुक्ता डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे धात्विक प्रवृत्ति, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है धातु हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है धातु है, यहाँ पर ध्यान रखना कितने क्या है धातु है यहाँ पर, ठीक है। रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, देखिए डी ब्लॉक के तत्व में डी को अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक क्या होते हैं रंगीन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होते हैं रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, डी ब्लॉक के तत्व में डी को अपूर्ण होने के कारण रंगीन यौगिक बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय गुण लिख लीजिए, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आयन
इनके आयनों के अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके आयन और यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए 5 नंबर में लोगों को पूछा जाएगा, यही बचा है। एसपी तो उड़ा दिए गए यहाँ पर, बचा के यही बचा। इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपकी, इसलिए बहुत हमने क्वेश्चन इसके लिए लिखे यहाँ पर, इसके ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 18वां क्वेश्चन, एमीडेंटेड लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए क्या होता है, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, क्या करते हैं, त्याग करते हैं, एमीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, एमीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इसके लिए इसके एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, यहाँ पर ध्यान रखना। क्या होता है, ऐसे एमीडेंटेड लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, क्या कहते हैं, एमीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 19, देखिए द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इधर डालेंगे हेडिंग द्विक लवण, इधर डालेंगे संकुल यौगिक। यहाँ पर देखिए द्विक लवणों में सामान्यतः 2 सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा, एक केवल ये 2 साल आया 2022 में लगातार, 2023 में ध्यान, एक केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल व विलीन अवस्था में पाए जाते हैं, एक केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल व विलीन अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, कोई ये पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते यहाँ पर, ठीक है। अब 20वां देखेंगे, इनको नोट करते रहने हैं सबको। देखिए 20वां, प्रोटीन के व्यक्तिकरण पर सचिव टिप्पणी 20 लिखा हुआ है, ठीक है 20, ठीक है। देखिए टिप्पणी, देखिए यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में, ठीक है, उपस्थित चतुर्थ तृतीय संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। क्या करता है, नई संरचना प्राप्त करता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, यह प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीय संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर एक नई संरचना प्राप्त करता है, ठीक है। ठीक है, इसमें इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके इस प्राथमिक स्ट्रक्चर पर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अंडे को गर्म करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए 21वां क्वेश्चन, ज्यूटर आयन पर सच्ची टिप्पणी लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अमीनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, समान अणु में पाए जाते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह H+ होता है यहाँ पर, क्या करता है, H+ होता है यहाँ पर, ठीक है, तथा NH2 यानी एमीन समूह इसे स्वीकार एक्सेप्ट करता है यहाँ पर। इस प्रकार ज्यूटर आयन का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है, ज्यूटर आयन का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। लिख लीजिए आप। 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 22वां, संकरण तत्व क्या है, संकरण तत्व क्यों कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, संकरण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संकरण तत्व कहते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं, संकरण तत्व कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम बाह्य कोश के डी कोश में, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कोश में प्रवेश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, देखना पीरियोडिक टेबल, जिसके कारण इन्हें संकरण तत्व कहते हैं। जिसके कारण क्या कहते हैं, इन्हें संकरण तत्व कहते हैं यहाँ पर। क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संकरण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कोश में प्रवेश करते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, जिनके कारण इन्हें संकरण तत्व कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, प्रतिपरासरण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो विलयन के अणु, ठीक है, सॉरी, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब पर विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहने लगते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर डालेंगे डीएनए हेडिंग, डालेंगे आरएनए, ठीक है। यह द्विकोणीय संरचना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, द्विकोणीय संरचना में पाया जाता है, या एकल श्रृंखला में रूप में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। डीएनए में डीएक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरोसिल क्षारक पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी ले लीजिए, आएगा जरूर यहाँ पर। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ डीएनए में नहीं उपस्थित होता है। डीएनए में क्या यूरोसिल लिखा हुआ, यूरोसिल नहीं होता यहाँ पर डीएनए में, इसमें लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिख देंगे आरएनए में नहीं उपस्थित होता है, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए में नहीं होता है, थाइमिन, ठीक है। इसमें थाइमिन होगा, ऑब्जेक्टिव में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, समझ जाएंगे आप, ठीक है। इस टाइप से लिख लीजिए। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे कहते हैं, इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखिए जब विभिन्न तत्वों के उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते
क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, इसे जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, जब विभिन्न तत्वों को उनके मारक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातुओं को उसके लम्ब के विलयन से क्या करती हैं, लम्ब के विलयन से मुक्त करती हैं यहाँ पर। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातुओं को उसके लम्ब के विलयन से मुक्त करती हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करती है, मुक्त करती हैं। पहला अनुप्रयोग लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरा देखेंगे अब हम। देखिए दूसरा लिख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 26वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दंतु लिगेंड, दो दंतु लिगेंड से आप क्या समझते हैं, 100% क्वेश्चन फंसेगा। देखिए, एक दंतु लिगेंड क्या होता है, हम सब आपको पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर, फंसेंगे क्यों नहीं यहाँ पर, सब पेपर में आंसर से इतनी मेहनत से हमने लिखा है पर सब आंसर से क्वेश्चन लिए हूँ, आएगा क्या यहाँ पर, यही तो आएगा सब। ठीक है, समझ लिया, आपकी पूरी किताबें दोनों कवर हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, क्या होता है, केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए दो दंतु, दो मतलब दो, जिनके लिगेंड के दो परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, लिगेंड के दो परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। एथिलीन डाइमीन लिख लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक दंतु एक ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। द्विदंतु मतलब दो दाता ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिगेंड के दो परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, कितना सिंपल यहाँ पर है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, देखिए 27वां, कीटोन फैलिक विलयन से टोलन अभिक्रमण किसको अपचयित नहीं करते हैं जबकि फ्रुक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देते हैं, क्यों, कारण क्या है, देखिए क्या कारण है, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन किरातनियों समूह उपस्थित होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है उसमें क्या होता है, कीटोन किरातनियों समूह उपस्थित होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, फ्रुक्टोज में क्या होता है यहाँ पर, फ्रुक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है। फ्रुक्टोज क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, में पुनर्विन्यास होता है। इसी कारण फैलिक विलयन और टॉलन अभिक्रमण को अपचयित कर देता है। इसी विलयन क्या होता है, फैलिक विलयन टोलन अभिक्रमण को कर देता है, अपचयित कर देता है। यहाँ पर लिख लीजिए। फिर 28वां देखिए, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण क्या है, देखिए विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, घटती है, अतः विलयन की चालकता भी घटती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या घटती है, अतः विलयन की चालकता भी घटती है यहाँ पर। ठीक है, 28वां लिख लीजिए। अब देखिए 29 देखेंगे क्वेश्चन हम। 29 क्वेश्चन ये आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ पर, इनकी संकरण समझाना होगा आपको। ठीक है, NiCN का होल 4, इनकी दो नेगेटिव में Na पर संकरण समझिए, निकल पर देखिए यहाँ पर क्या है, NiCN का होल 4 है, दो नेगेटिव। देखिए पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे, निकल के ऑक्सीकरण संख्या दो, एक नंबर की ऑक्सीकरण, दो नंबर की ऑक्सीकरण संख्या भी एक नंबर की आ जाती है, निकालनी आनी चाहिए, हमने बताइए, देख लेना। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर। आप करेंगे 1s2 2s2, टाइम बर्बाद करना, लेकिन हमें नहीं करना। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर आर्गन 18 ही आएगा यहाँ पर करना। ठीक है, हमने डायरेक्टली 18 लिया, 18 के आगे लिखना है यहाँ पर 3d8। ठीक है, 4s2 आप डायरेक्टली करना, 1s2 2s2। ठीक है, उस टाइप से करना, 3d8 4s2 4p0 लिख लेंगे अपने पास से। ठीक है, जिससे कि हमारा काम बन जाए यहाँ पर। अब देखिए जोड़ेंगे 8 2 10 10 और 18 कितना, 28। अब देखिए 2 प्लस का मतलब जरा आपको बताना क्या होता है, नहीं कम कर लीजिए, नहीं 2 प्लस क्या होता है, इसने दे दिए इनकी। देखिए लेने वाला क्या होता है, जो माइनस है, लेने वाला ऋणी होता है, देने वाला क्या होता है, धनी होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब प्लस का मतलब देखिए घट जाता है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, घट जाता है यहाँ पर। माइनस का मतलब जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ पर। और देखिए इसका इनकी एस में क्या, डी में कितने होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 विषम संख्या होती है। एस में 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, डी में 5 लिख दिया, एस में क्या होता है, 1 होता है, पी में 3 होते हैं यहाँ पर। और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 8 है। तो देखिए पहले एक एक भरेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 आएगा, फिर आगे फिर दोबारा शुरू से करेंगे यहाँ पर, 1 2 5 5 6 7 8 हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए Na निकल CN का होल 4 माइनस के 2 में CN एक प्रबल लिगेंड होता है। क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए वाला है, इसमें आ जाएगा यहाँ पर, इसमें। ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, खाली टेबल क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, CN कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, 4 है यहाँ पर, CN 4 है यहाँ पर, ये लिखा हुआ। तो 1 2 3 4, तो इसमें देखिए कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा संकरण, देखिए डी में क्या आ सकता है यहाँ पर, DsP2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, DsP2। डी में कितने हमारे पास, 1 है यहाँ पर खाली, तो डी। और एस में कितने यहाँ पर, 1 है, 1। तो पी में कितने हैं, 2, तो 1 2 लिखने, तो 2 DsP2 संकरण हो जाएगा। इस टाइप से DsP2 संकरण हमारे पास हो गया। 29वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए 30 देखेंगे हम। ठीक है, अब 30 देखिए, अभिक्रिया के क्या, अभिक्रिया लिखा हुआ, अभिक्रिया के, ठीक है, अभिक्रिया के औसत तथा ताक्षणिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, 2 कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए औसत वेग क्या होता है हमारे पास, देखिए किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता में हुए
परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया की क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का उत्पाद या अभिक्रिया की उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तात्क्षणिक किसी क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया दो कारकों का वर्णन किए, दो कारक लिखे हैं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है यहाँ पर। फिर देखिए अभिकारकों का क्षेत्रफल, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है यहाँ पर। क्या होता है, अभिकारकों का अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है यहाँ पर। क्या होता है, अधिक होता है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए 31वां क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखी यहाँ पर। ठीक है, देखिए एमिनो अम्ल क्या होता है, वे यौगिक जिनमें एक से अधिक एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या होता है, वे यौगिक जिनके एक से अधिक अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं एमिनो अम्ल कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोटीन क्या होती है, वे जटिल पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो के सहयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, वे जटिल पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो के सहयोग से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी, प्रोटीन की द्वितीय संरचना यहाँ पर। सर प्रोटीन की द्वितीय संरचना आपको लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी यहाँ पर प्रोटीन की द्वितीय संरचना। ठीक है, देख लेना यहाँ पर लिखवाई नहीं होगी शायद। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, प्रोटीन की द्वितीय संरचना यहाँ पर पेप्टाइड है, 5 नंबर का पूछा गया, मोनोसेक्राइड है यहाँ पर। ठीक है, देखिए वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतर आणविक बल द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाई एक दूसरे से अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़कर एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लेटेड सीट संरचना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पेप्टाइड बंध क्या होता है, संरचना 3 होंगे। 5 नंबर ए, यह एक अमाइड होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह के COOH अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के एमीन समूह NH2 समूह के बीच एक जल के अणु का निकलने से पर बनता है। क्या बनता है, निकलने पर बनता है, लिख लेना, पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए मोनोसेक्राइड, ये स्वाद में मीठी होती है, इनका सामान्य सूत्र CnH2 होता है, इनका जल विघटन नहीं होता। एग्जाम्पल लिख लेंगे CCH12O6 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, ग्लूकोज यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, ये स्वाद में मीठी होती है, इनका सामान्य सूत्र इतना होता है, इसका जल विघटन नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, जल विघटन नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, वेरी मोस्ट में, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए यहाँ पर। देखिए एमीन क्या होता है, एमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। देखिए प्राथमिक एमीन, जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो उसे कहते हैं प्राथमिक एमीन, एक जुड़ा हो तो एक प्राथमिक एमीन कहते हैं। फिर देखिए द्वितीयक एमीन, जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हैं उसे कहते हैं द्वितीयक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं, 2 जुड़े हुए यहाँ पर। तृतीयक एमीन क्या होती है यहाँ पर, जिनमें 3 एल्किल समूह जुड़े उसे कहते हैं तृतीयक एमीन कहते हैं। तृतीयक एमीन लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पर। अब देखिए 34वां देखेंगे हम। देखिए लेंथेनाइड, क्या लिखा हुआ है, लेंथेनाइड। देखिए लेंथेनाइड अंकुचन पर सच्ची टिप्पणी लिखी। देखिए लेंथेनाइड अंकुचन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड के तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है। क्या होती है, लेंथेनाइड तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका कारण भी आता लिखने के लिए, कारण लिखिए, श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर। ठीक है, आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन व दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तथा ये कक्षों की आकृति इसके लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या पाई जाती है, नियमित कमी पाई जाती है यहाँ पर। पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है। श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे 4 डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। ये कक्षों की आकृति इसके लिए क्या अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 35 देखेंगे क्वेश्चन। देखिए 35, संकर्ण धातु उनके अधिकांश उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों। संकर्ण धातु उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों। देखिए संकर्ण धातु में N-1 कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण, क्या अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है एवं ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकती हैं। यही कारण है कि ये संकर्ण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। क्या होता है, यही कारण होता है संकर्ण धातुएं क्या होती है, अच्छी उत्प्रेरक होती हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, संकर्ण धातु में N-1 कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, जिससे इनके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
ठीक है। ये भी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि संकरण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। अब देखिए 36वां क्वेश्चन, संकरण धातु उनके अधिकांश यही अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? देखिए ये संकरण तत्व आयुग्मित, ठीक है, आयन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रचलित करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिया ना, अनुचुंबकीय हो गए, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, अनुचुंबकीय हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 37वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 37 क्वेश्चन नंबर, फैलिक विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। देखिए फैलिक विलयन क्या होता है, फैलिक विलयन क्या होता है, CO होता है एवं एक रासायनिक अभिकर्मक है। क्या एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है, ठीक है। ये तो क्या, फैलिक विलयन CO के एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में ब्लैक कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ग्लूकोज का इसकी CO से क्रिया कराएंगे फैलिक विलयन से तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाए, ग्लूकोज अम्ल बन जाए। इसमें एक घुसड़ दीजिए, यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक क्रिया करेगा तब भी यही क्या होता है, जब ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक से तब भी ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, यहाँ पर रजत दर्पण बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए 39वां क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉरी 38 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 38वां क्वेश्चन अब देखिए 38, फैलिक विलयन तथा शिव अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या होता है, एल्डिहाइड फैलिक विलयन में क्यूप्रस ऑक्साइड इनकी क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है, CO2 में अपचयित करके लाल रंग का अपक्षेप देता है। क्या देता है, लाल रंग का अपक्षेप देता है, ठीक है। जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कीटोन नहीं ऐसा करते हैं। इसकी रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर की पूछी गई तो 2023 में है, ध्यान रखना, पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या कर लेना, पढ़ लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक के साथ लाल या C अभिकर्मक के साथ लाल या गुलाबी रंग देता है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कीटोन ऐसे नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पर। 38 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 39 देखेंगे हम। देखिए 39, असामान्य मौल द्रव्यमान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखा, 2022 में भी आया था। जब अर्थसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का परिकलित मौल द्रव्यमान उसके सामान्य मौल द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, भिन्न होता है। देखिए समझिए, जब अर्थसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का परिकलित निकालते हैं मौल द्रव्यमान, ठीक है, उसके सामान्य मौल द्रव्यमान से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। दिया होता है सामान्य मौल द्रव्यमान से क्या होता है, तुलना में क्या होता है, भिन्न होता है। जब तब उस द्रव्यमान को कहते हैं असामान्य मौल द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, असामान्य मौल द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। 40वां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्कैंडियम Z/1 के संकरण थे परंतु Z/1 जिंक नहीं है। डी ब्लॉक कैसा तो पढ़ाए थे, वही यहाँ पर समझ लिया गया क्वेश्चन। देखिए स्कैंडियम क्यों नहीं है, स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षा 3D1 होता है, इसलिए संकरण तत्व। इसलिए क्या संकरण, जिंक देखिए, जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं डी में, क्या लास्ट में इसमें 2 आता था, लास्ट में सब में 2, ठीक 24 वाले में नहीं आता था, 29 वाले में अपवाद में नहीं आता था। क्या था, जिंक के पास पूरा डी कक्षा होता है, देखिए पूरा कच्चे भरे होते थे यहाँ पर होता, इसलिए संकरण तत्व नहीं होता। इसलिए क्या होता है, संकरण तत्व नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षा देखना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें क्या होता है, 1 होता है, इसलिए संकरण तत्व होता है। और जिंक के पास पूरा डी कक्षा 10 भरा होता है, इसलिए क्या होता है, संकरण तत्व नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। 40 क्वेश्चन है और बचे हुए क्वेश्चन बहुत हैं यहाँ पर, क्या है, और क्वेश्चन बहुत बचे हुए हैं, इनको हम संबंध वाले बाद में सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है यहाँ पर, इस टाइप से इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। बहुत क्वेश्चन यहाँ पर है इस टाइप से क्वेश्चन, संबंध साम इस तरह की गणना कीजिए, बहुत इस टाइप से हैं इंपॉर्टेंट आंसर से सब आए, इसको नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लेंगे इसमें से, ठीक है, और करा देंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर। आज के लिए इतना यहाँ पर, ठीक है।